नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। ब्रिटेन की एक खबर है कि वहां अवैध रूप से पहुंचे हुए, अवैध रूप से रह रहे गैरकानूनी इमिग्रेंट्स, उनको ब्रिटेन अभी तक होटल में ठहरा रहा था। वहां की जनता जो है इस बात को लेकर बहुत खफा है कि देश की हालत यह है कि आम जनता को सरकारी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है महीनों तक। कई कई महीनों बाद की बारी मिलती है उनको डॉक्टर को देखने की, जांच की, इलाज की। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देशों से गैरकानूनी तरीके से बोट से वहां पहुंचने वाले लोग या जो पहुंच गए वो गैरकानूनी तरीके से ज़्यादा रह रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के कई देशों से मुजरिम गिरोह जो हैं लोगों को ब्रिटेन पहुंचाने का ठेका लेते हैं और उनको रबर की छोटी छोटी बोट में लाद के वहां पहुंचाते हैं। जैसे ही वहां के अफसर इनको पकड़ते हैं, इन लोगों को, तो वापस तो तुरंत नहीं भेज पाते। उनको कानूनी कार्रवाई करके इनको होटलों में, हॉस्टल में, ऐसी जगह पे बसाते हैं जहां सरकार इनके रहने और खाने का मुफ्त इंतजाम करती है। ये कम नहीं रहता, बहुत बड़ा रहता है, ये इंतजाम बड़ा महंगा रहता है। कुछ 4000 हिंदुस्तानी भी हैं ऐसे ब्रिटेन में। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को देखें, 4000 हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको होटलों से निकाल के आर्मी के कैंप में वहाँ रखा जाना है, क्योंकि होटलें बहुत महंगी पड़ रही हैं। लोग बहुत सारे हैं वहाँ ब्रिटेन में, कम नहीं है। मैं आंकड़ा अभी देख रहा था, आपको बताता हूँ देख कर। कोई घोषित आंकड़ा नहीं है, लेकिन 75,000 से लेकर 1 लाख तक अवैध भारतीय ब्रिटेन में 2018 में थे। उसके बाद का ताज़ा आंकड़ा मुझको नहीं मिल पाया है। 2018 में अभी और बढ़ गया होगा, 1 लाख से 1 लाख अवैध हिंदुस्तानी ब्रिटेन में थे। अमेरिका को अगर देखें तो अमेरिका में भी करीब 40,000 43,000 गैरकानूनी भारतीय बसे हुए हैं। कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, खाड़ी के देशों में भी हैं, कई जगहों पर हैं लोग। खाड़ी के अलग अलग देशों में अलग अलग संख्याएं हैं, कन्फर्म अभी कुछ नहीं है। लेकिन हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदुस्तानी गैरकानूनी रूप से बसे हुए हैं। और केवल हिंदुस्तानी नहीं, बहुत सारे देशों के लोग बसे हुए हैं जिनको अपने देश में गरीबी दिखती है, अपने देश में भविष्य अच्छा नहीं दिखता है। हिंदुस्तान में गुजरात से एक परिवार गैरकानूनी तरीके से अमेरिकी सरहद में घुसने की कोशिश कर रहा था। शायद ठंड की वजह से परिवार के 4 लोग वहाँ पर मारे गए सरहद पर। गुजरात के थे 4 लोग। गुजरात एक हिंदुस्तान का संपन्न प्रदेश है, वहाँ बेरोजगारी शायद कम होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने आंकड़े नहीं देखे हैं, क्योंकि कारोबार बहुत है, उद्योग बहुत है, बंदरगाह बहुत हैं। अभी तो सुना है कि वहाँ नशे वशे का धंधा भी बहुत है। शराबबंदी है चूँकि गुजरात में, इसलिए अवैध शराब के धंधे में कई लोगों को काम मिला हुआ होगा। लेकिन गुजरात को छोड़कर अमेरिका जाने वाले लोग कम नहीं हैं। जो जाते हैं वो तो फिर निकलना ही नहीं चाहते वहाँ से। इसीलिए ट्रंप ने, आपको ध्यान होगा कि 5 साल पहले प्रचार के लिए गुजरात आकर वहाँ से प्रचार चालू किया था कि अमेरिका में इतने गुजराती बसे हुए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया के जिन देशों में हिंदुस्तानी बसे हुए हैं वहाँ पर उनके खिलाफ नाराज़गी भी है। हर एक के खिलाफ नहीं है, कुछ लोगों के खिलाफ नाराज़गी है। मेरे सामने एक कतरन है। अभी ब्रिटेन में पिछले ही हफ्ते एक सिख युवती से बलात्कार हुआ और उसको कहा गया कि भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग अपने देश वापस चले जाओ। नस्लवादी टिप्पणी थी। उसकी जांच चल रही है, लोगों को वहाँ पकड़ने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तानी वहाँ बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे हुए हैं। हिंदुस्तानी या
हिंदुस्तानी मूल के भारतवंशी जिनको कहते हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं। आपको ध्यान होगा ऋषि सुनक भारतवंशी थे, वो पिछले प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ऐसा ही अमेरिका में अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ पे जेडी वांस, उनकी पत्नी जो है वो भारतवंशी है, भारत की है वो। और ट्रंप के खिलाफ जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थी कमला हैरिस, वो भी भारतवंशी माँ की संतान थी, चुनाव नहीं जीत पाई वो। FBI के डायरेक्टर जो हैं वहाँ पे काश पटेल, वो भी भारतवंशी हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारी ऊंची जगहों पे पहुँचे हुए हैं। अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनियां जितनी हैं उनमें से बहुत सारी कंपनियों के मुखिया भारतवंशी हैं। नागरिक हो या ना हो, एक समय उनकी जड़ें भारत में थी, अब अमेरिका चले गए। अमेरिका में आपको अधिकतर कारोबार करने के लिए वहाँ का नागरिक होना ज़रूरी नहीं है। आप केवल मजदूरी नहीं, कारोबार भी कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से गए हुए हमारे एक दोस्त वेंकटेश शुक्ला, वहाँ के एक प्रमुख कारोबारी हैं अमेरिका के, और मुझको कुछ बरस पहले तक का याद है वो नागरिक नहीं थे वहाँ के, अब बन गए होंगे तो मुझको नहीं मालूम। तो भारत के लोग भी दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गैर कानूनी रूप से गए हुए हैं, गैर कानूनी रूप से मजदूरी या दूसरे काम करते हैं। ऐसे ही भारत में भी हैं। भारत में भी पड़ोस के बांग्लादेश के लोग कई प्रदेशों में हैं, कई को कानूनी दर्जा मिल गया है, नागरिकता मिल गई है। लाखों लोग ऐसे होंगे, दसियों लाख ऐसे होंगे जिनको नागरिकता नहीं मिली हुई है। केंद्र सरकार और कई प्रदेशों की सरकारें उनको भगाने के लिए कमर कस के काम कर रही हैं कि उनको निकाला जाएगा, यहाँ से निकाला भी जा रहा है। उस चक्कर में देश के ही दूसरे हिस्सों से आकर दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले बांग्ला भाषी लोगों को भी निकाल दिया जा रहा है। एक तनाव बना हुआ है सबके ऊपर। अगर आप बांग्ला बोलते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, तो आपके ऊपर एक खतरा है कि आपको निकाल के बांग्लादेश फेंक दिया जाएगा। फिर हो सकता है आपको वापस आने की छूट मिल जाए अगर पता लगे कि आप हिंदुस्तानी हैं, बांग्लादेश के नहीं हैं। ये एक खतरा है। ऐसा ही खतरा अभी ब्रिटेन में दिख रहा है, सिख युवती के साथ जो बलात्कार हुआ है। ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में और ट्रंप के आने के बाद दूसरे देशों में भी लगातार नस्लवादी हमले बढ़ते चल रहे हैं। नस्ल से मोटे तौर पे मतलब यह है कि भारतवंशी लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं, चाहे वो सिख हों, मुस्लिम हों या भारत के किसी और धर्म के लोग भी हों। अगर दूसरे देशों में बसे हुए हैं तो उन पर हमले हो रहे हैं। क्या किया जाए? आपको लगता है कि जो हिंदुस्तानी दूसरे देशों में कानूनी रूप से बसे हुए हैं वो भी हमले के शिकार हो रहे हैं? क्या किया जाना चाहिए? मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में जब किसी के ऊपर हमला होता है, किसी एक धर्म का होने की वजह से, किसी एक देश से अवैध रूप से आ गया ऐसा मानकर उस संदेह में उसके ऊपर हमला होता है। कुछ धर्मों के प्रार्थना सभाओं पे हमले होते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत समय से कोई भी इतवार ऐसा नहीं गया है कि ईसाइयों की किसी प्रार्थना सभा पे हमला न हुआ हो। और जुर्म यहाँ की पुलिस ईसाइयों के ऊपर ही कर रही है दर्ज। ये बात बाहर जाती है, ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया हिंदुस्तान को नहीं देखती है और हम ही लोग ब्रिटेन अमेरिका को देखते हैं, वो लोग भी देखते हैं हिंदुस्तान को कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और ईसाइयों के साथ अगर यहाँ पर ज्यादती हो रही है, मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं, तो जिन देशों में मुस्लिम और ईसाई ज़्यादा संख्या में हैं वहाँ हिंदुस्तानियों के लिए भी उनके मन में नाराज़गी रहती है कि हमारे धर्म के लोगों से तुम्हारे देश में ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है। कल की ही बात है, कल या परसों की, क्या है दिन, आज मंगलवार है, परसों की बात है। छत्तीसगढ़ में किसी एक जगह प्रार्थना चल रही थी, किसी एक घर में ईसाई धर्म के लोगों की। बहुत सारे धर्म के लोग अपने अपने घरों में इकट्ठे होकर आसपास के लोगों को, हिंदुओं के भी कई घरों में कीर्तन होते हैं,
जैनियों के कई घरों में कोई महाराज साहब आते हैं, उनका प्रवचन होता है, घरों में भी होता है। तो उस प्रार्थना सभा पे जिन लोगों ने हमला किया, जाके हिंदू संगठनों के लोगों ने, जुर्म दर्ज हुआ है जिस घर पे प्रार्थना सभा हो रही थी उसके लोगों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर। मैं नहीं जानता कि मुजरिम कौन है, लेकिन मुझको लगता है कि मेरे घर पे अगर प्रार्थना सभा हो रही है, उस पर दूसरे लोग आके हमला कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर क्या जुर्म दर्ज होगा? पुलिस आकर मुझको पकड़ के ले जा रही है, पता नहीं क्या है। हकीकत तो अदालत बताएगी, और अदालत में आप जानते हैं बरसों लग सकते हैं हिंदुस्तान में किसी फैसले को आने में। तो जो कुछ हिंदुस्तान में होता है उसकी प्रतिक्रिया दूसरी जगहों पे भी होती है, जो दूसरी जगहों पे होता है उसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में भी होती है। आपको ध्यान है, बांग्लादेश में पिछले साल जब एक क्रांति हुई, लोगों ने प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। जनता ने अपने बीच की एक सरकार चुनी, वो सरकार अभी काम करा रही है। उसका कहना है कि 2026 में वो चुनाव करवाएगी, लेकिन इस बीच हिंदुओं के ऊपर वहाँ बहुत हमले हुए, मंदिरों पे बहुत हमले हुए। उसकी वजह बताई गई। शेख हसीना जो है उसका भारत ने इस हद तक साथ दिया कि बांग्लादेश का विपक्ष और बांग्लादेश के दूसरे संगठन भारत के खिलाफ हो गए थे, और फिर आखिर में भारत ने शरण भी दी शेख हसीना को। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वजहें बता रहा हूँ जो बांग्लादेश में चर्चा में थी कि शेख हसीना से इतनी नाराजगी थी लोगों की, उसको जब भारत ने शरण दी तो लोग भारत के खिलाफ और हुए नाराज, पहले से भी नाराज थे। फिर भारत में जिस तरह से पिछले कई बरस से, खासकर असम जैसे राज्य में, जिस अंदाज में बांग्लादेशियों पर, मैं मानता हूँ गैर कानूनी होंगे उनमें बहुत सारे, उनके ऊपर जिस तरह से जुल्म हो रहे थे, कार्रवाई हो रही थी, कागज पत्तर उनके मांगे जा रहे थे, उनको अलग से शिविरों में रखा जा रहा था कैद करके, इसकी प्रतिक्रिया भी बांग्लादेश में हो रही थी। अभी मैंने सुना है कि नेपाल में जो हिंसा हुई है वहाँ की सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, संसद के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ, उसमें भारतवंशी कुछ एक मारवाड़ी व्यापारियों के खिलाफ भी वहाँ नाराजगी या हिंसा है। नेपाल के कारोबार में भारतवंशी बहुत सारे लोग हैं। अब अगर उसकी प्रतिक्रिया भारत में होगी, यहाँ नेपाल के मूल के जो लोग बसे हुए हैं उनके ऊपर होगी, तो सब जगह होता है, सब जगह होता है। ब्रिटेन में सिख युवती से जो बलात्कार हुआ है, वो वहाँ के लोग जो हैं, ब्रिटेन के जो मूल गोरे लोग जो हैं, वहाँ के अंग्रेज, वो देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हो रहा है। हवा जो है उसके झोंके सरहद की कंटीले तारों को नहीं मानते, वो आते जाते रहते हैं चारों तरफ ये प्रतिक्रिया होते रहती है। उधर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तानी संगठन हैं, जो पंजाब को एक अलग देश बनाने पर आमादा हैं, होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने अस्तित्व के लिए ऐसा आंदोलन वहाँ पर चलाते हैं। इंदिरा गांधी के कत्ल की झांकी बना के उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो तनाव में आ गए हैं रिश्ते। कनाडा से भारत के रिश्ते बहुत ही खराब हो गए हैं, बहुत खराब हो गए हैं। ऐसे कुछ एक खालिस्तानी नेताओं का वहाँ पर कत्ल हुआ। कनाडा की सरकार का कहना था कि भारत सरकार का हाथ है उसके पीछे। एक जगह की प्रतिक्रिया दूसरी जगह होती है। कुछ अमेरिका में भी एक दो ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें कहा गया है कि वहाँ खालिस्तानियों पर जो हमले करवाए गए उसके पीछे हिंदुस्तान के अफसर शामिल थे। कानूनी मुकदमा चल रहा है वहाँ पर। तो ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में एक जगह की प्रतिक्रिया दूसरी जगह होती ही होती है।
अगर नेपाल में हिंदुस्तानियों से ज़्यादा हिंसा हुई रहती तो हो सकता है हिंदुस्तान में नेपाली जैसे चेहरे मोहरे वाले लोगों के साथ भी हिंसा होने लगती। आपको मालूम है, जब दुनिया में मुस्लिमों पर हमले हो रहे थे, ओसामा बिन लादेन ने जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था उसके विमानों ने, उसके बाद दुनिया के कई पश्चिमी देशों में मुस्लिमों पर हमले हुए और वो हमले सिखों पर भी होने लगे थे, क्योंकि पश्चिम के बहुत सारे लोग मुस्लिमों और सिखों में फ़र्क नहीं कर पाते थे। दोनों दाढ़ी वाले रहते थे, दोनों पगड़ी वाले रहते थे, दोनों का रंग रूप जो है वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी इस किस्म का अगल बगल का रहने की वजह से वहाँ पे वो लोग फ़र्क नहीं कर पाते थे और मुस्लिमों के साथ साथ सिखों पर भी कई जगह हमले हुए थे। तो मेरे पास कोई समाधान नहीं है कि भारत को कितने बांग्लादेशियों को निकालना चाहिए, म्यांमार के कितने शरणार्थियों को निकालना चाहिए। ये सरकार का अपना नज़रिया है, मैं उसमें दखल नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास कोई सुझाव भी नहीं है। सरकार के पास कानूनी हक है, जो लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं उनको निकाल देना। गैरकानूनी रूप से यहाँ आए हुए हैं, चाहे वो यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर सर्विस सेक्टर में, चाहे वो कसीदाकारी कर रहे हैं, चाहे साड़ी बना रहे हैं, चाहे कारखानों में काम कर रहे हैं, चाहे यहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ जोड़ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का हक है उनको बाहर निकालना। मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप ने जब अमेरिका में कैलिफोर्निया से बगल के मेक्सिको से आए हुए मजदूरों को निकाल दिया, दूसरी जगह से आके गैरकानूनी रूप से बसे हुए मजदूरों को निकाल दिया, तो अमेरिका में लाखों एकड़ खेत जो हैं जोते नहीं जा सके, खाली रह गए, कारखाने बहुत तरह के बंद हो गए। और अमेरिका में जो सर्विस सेक्टर, जिसमें दूसरे देशों से कानूनी गैर कानूनी रूप से आए हुए लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं, आप जाएंगे किसी भी अमेरिकी एयरपोर्ट पे, जब आप लैंड करेंगे तो आपको जो लोग काम करते दिखेंगे, सफाई करने वाले, उसमें से बहुत सारे कर्मचारियों को देखकर लगेगा कि ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश चेहरा मोहरा एक जैसा है, ये यहाँ के लोग हैं, आपको दिखेगा ऐसा। तो सर्विस सेक्टर जो है वहाँ का, उसमें लोगों की कमी पड़ गई, अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है। खराब हालत है अमेरिका की, वहाँ की अर्थव्यवस्था पे इतने मजदूरों को एक साथ बाहर कर देने का नुकसान हुआ है। मुझको नहीं मालूम कि भारत में बांग्लादेश के लोग अगर अवैध रूप से बसे हुए हैं तो वो आज की हालत में यहाँ की अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान है। खुद तो मजदूरी कमाते ही होंगे, कहीं तनख्वाह, कहीं मजदूरी, कहीं कुछ न कुछ तो कमाते होंगे, तब जिंदा हैं यहाँ। यहाँ तो कोई शरणार्थी शिविर नहीं है जैसा ब्रिटेन में होटलों में ठहराया है, हॉस्टल में ठहराया है अवैध रूप से आए हुए लोगों को। और एक आंकड़ा मैं देख रहा था अभी, करीब 70 करोड़ रुपए रोज खर्च हो रहे हैं ब्रिटिश सरकार के गैरकानूनी शरणार्थियों के ऊपर। 70 करोड़ रुपए रोज खर्च हो रहे हैं। तो भारत में सरकार को तय करना है कि यहाँ बांग्लादेश से आए हुए लोगों को, जो बांग्ला भाषी हैं और शायद मुस्लिम ही हैं अधिकतर लोग या सारे के सारे लोग, इनको निकालने से क्या असर होगा। आज तो भारत के रिश्ते मुस्लिम देशों के साथ ठीक ठाक हैं, लेकिन दुनिया में कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। कभी तनातनी के रिश्ते भी आते हैं। क्या उस हालत में मुस्लिम देश जो हैं उनमें कोई प्रतिक्रिया होगी भारत में मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है, बांग्लादेशियों के साथ जो हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, उसको लेकर मैं सोच रहा हूँ। मेरा सवाल है ये, मेरी हैरानी है ये। सरकार की कार्रवाई पे मेरी आपत्ति नहीं है, सरकार अपने हिसाब से जो करना है कर रही है, करे वो। लेकिन क्या इतने बांग्लादेशियों को एक साथ बाहर निकाल देने से यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के कारोबार, यहाँ की गाड़ियाँ चलना, यहाँ कारखानों का चलना, यहाँ हाथ की मजदूरी करना, क्या इसमें लोग कम होंगे? क्या उससे यहाँ की अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं सोचता हूँ कि किसी भी देश में अगर दसियों लाख लोग गैरकानूनी रूप से बसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ गए होंगे वो।
बिना काम के तो किसी को भीख भी नहीं मिलती है आजकल, मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या ऐसा कोई अध्ययन हुआ है कि भारत से इतने लोगों को अगर बाहर निकाल दिया जाएगा तो उनका काम कौन करेंगे यहाँ पर? मैं तो हिंदुस्तानी बेरोजगारों को, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, वो काम नहीं करना चाहते हैं। उनका नाम बेरोजगारों में गिनाता है, लेकिन वो रोजगार चाहते हैं सरकारी नौकरी का, मेहनत का काम करना नहीं चाहते। पता नहीं सरकार की नौकरी की क्या छवि है ऐसी कि वो सरकारी नौकरी पाने के लिए रात रात भर कतार में खड़े रहते हैं, एक एक नौकरी के लिए 400-500 लोग मुकाबला करते हैं, उम्र निकाल देते हैं सरकारी नौकरी के इंतजार में, लेकिन दूसरा काम करना नहीं चाहते, मेहनत मजदूरी का काम करना नहीं चाहते। वो चाहे अमेरिका में भारत, मेक्सिको, दूसरे देशों से गए हुए लोग हों, चाहे ब्रिटेन में अफ्रीका के, सीरिया के, इराक के, अफ़गानिस्तान के गए हुए लोग हों, चाहे जर्मनी में सीरिया अफ़गानिस्तान के गए हुए लोग हों, चाहे हिंदुस्तान में बांग्लादेश से आए हुए लोग हों, ये लोग स्थानीय लोगों के मुकाबले कम मजदूरी पे काम करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इनके पास कागज पूरे नहीं रहते हैं, ये सस्ते पड़ते हैं, इनके कारण बहुत तरह के काम काज चलते हैं इन तमाम देशों में। तो मैं नहीं जानता हूं कि किसी देश से सारे लोगों को निकाल देने का क्या नुकसान हो सकता है, एक साथ निकाल देने का। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है ट्रंप के फैसले का। मैं ये भी नहीं जानता कि क्या भारत को अमेरिका से कोई सबक लेना चाहिए, या अमेरिका को भारत से सबक लेना चाहिए कि और निकालना चाहिए तेजी से वहाँ के अवैध शरणार्थियों को, घुसपैठियों को। दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग देशों से पहुँचे हुए लोगों का रोजगार, रोजी रोटी ऐसे ही चल रहे हैं। उसको कितनी आक्रामकता से, किस रफ्तार के साथ, किस पैमाने पर खत्म करना है, क्या ये उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए तुरंत जरूरी है? क्या तुरंत ऐसा करना नुकसानदेह है? मुझको नहीं मालूम क्या है, आप पूछिएगा अपने देश की सरकार से। मैं तो सभी देशों के बारे में एक सरीखी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी एक देश में दूसरे देश के नागरिकों के साथ जो सलूक होता है उसका असर जरूरी नहीं है कि उस दूसरे देश में ही हो, उसका असर सभी जगह हो सकता है, सभी जगह हो सकता है। आज हिंदुस्तान, यहाँ के कामगार, यहाँ के मजदूर जाके काम करें, इसके लिए खाड़ी के मुस्लिम देशों पे बहुत दूर तक टिका हुआ है। वहाँ सामान भी जाता है हिंदुस्तान से खाड़ी के मुस्लिम देशों में, वहाँ से पेट्रोलियम भी यहाँ आता है, जिसके रेट तय करने में वहाँ की सरकारों का भी रोल रहता है। भारत सरकार बहुत बड़ी है और बहुत समझदार है, उसके पास सभी तरह के आंकड़े हैं। वो इस बात को बेहतर समझती होगी कि हिंदुस्तान में किस धर्म के लोगों से कैसा बर्ताव होने पर दुनिया के किन देशों में उसकी कैसी प्रतिक्रिया हो सकती है, उसका आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है। भारत सरकार समझदार है, वो ज़्यादा जानती होगी। मेरी समझ और जानकारी दोनों अति सीमित हैं इस बारे में, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए इन सवालों को उठा रहा हूं कि आप इस बारे में सोचिएगा। हो सकता है आपकी आज की समझ मेरी बात सुने बिना भी मेरी मुझसे ज़्यादा हो, मुझको हैरानी नहीं होगी, मेरी समझ बहुत सीमित है। सोच के देखिएगा कि हमको क्या करना चाहिए दूसरे देश से आए हुए कानूनी गैर कानूनी लोगों के साथ। इस देश में जो बहुसंख्यक तबका है उसके अलावा दूसरे धर्म, दूसरी जाति, दूसरे रंग के लोगों के साथ क्या करना चाहिए, महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए। जो अफ़गानिस्तान अपनी महिलाओं के साथ कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया पूरी दुनिया में आ रही है। दुनिया की सरकारें अफ़गानिस्तान को मान्यता दे नहीं पा रही हैं, उसको मदद नहीं कर पा रही हैं कई तरह की, जो चाहती भी हैं वो, क्योंकि उसने अपनी खुद की महिलाओं के साथ बुरा सलूक किया है।
और वो अगर किसी धर्म के आधार पे भेदभाव कर रहा है तो उसकी भी प्रतिक्रिया हो रही है। ये सब बातें मैं केवल आपके सोचने के लिए यहाँ छेड़ रहा हूँ। इस मेरी बातों में कोई भी समाधान की उम्मीद मत कीजिएगा। मैं कोई सांता क्लास की तरह एक सुंदर रैप किए हुए बक्से में मैं समाधान लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो केवल अपनी हैरानी जो है आपके साथ बांटने आया हूँ कि दुनिया के अलग अलग देशों में दूसरे देश के लोगों, किसी धर्म के लोगों, किसी नस्ल के लोगों, किसी रंग के लोगों, महिलाओं से, ट्रांसजेंडर से आपका बर्ताव कैसा होता है। आपको मालूम है कि जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करने का क्या नतीजा होता है। मैं आपको चलते चलते आखिरी मिसाल है ये। अमेरिका में अभी एक घोर दक्षिणपंथी, दकियानूसी, संकीर्णतावादी, नफरत फैलाने वाले एक बहुत ही बड़े चर्चित व्यक्ति का कत्ल हुआ। यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहा था, किसी ने गोली मार दी उसको। गोली जिसने मारी उस आरोप में FBI ने वहाँ 22 साल के एक नौजवान को पकड़ा है। जो व्यक्ति मारा गया है वो वहाँ की ट्रंप की पार्टी का समर्थक था, ट्रंप का बड़ा करीबी था ये जो मारा गया है ये। और जिस परिवार के लड़के ने मारा है वो भी ट्रंप की पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक है। लेकिन परिवार में चर्चा थी कि किर्क नाम का ये आदमी जो है, जो मारा गया, चार्ली किर्क, ये बहुत नफरत फैला रहा है। उसको मार दिया इस लड़के ने। आपको मालूम है क्यों मारा? क्योंकि ये ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अभियान चलाता था। और ये 22 साल का नौजवान जो है, इसके बारे में खबर आई है कि ये एक ट्रांसजेंडर के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में था, उसके साथ रहता था। हो सकता है कि यही वजह आखिरी तक कायम रहे कि उसका एक ट्रांसजेंडर से रिश्ता था और ये आदमी ट्रांसजेंडर के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाता था, तो मार दिया। कई तरह की प्रतिक्रिया होती है दुनिया में। जहाँ कहीं नफरत और हिंसा जो फैला रहे हैं किसी भी देश के लोगों के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, खाड़ी के देश हो, कोई और देश हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, उसकी प्रतिक्रिया बहुत होती है। मैं बताऊं आपको, मैंने अखबार में कई बार संपादकी में लिखा था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू और हिंदुस्तानियों पे हमले हो रहे हैं, अगर उसकी प्रतिक्रिया भारत में होने लगे तो बांग्लादेश के लोग तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं, मुश्किल हो जाएगी ये। गनीमत की ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मुझको एक खतरा दिखता है, इसलिए मैं आपको गिना रहा हूँ। सोचिएगा, 4000 भारतीय होटलों से निकाल के आर्मी के कैंप में रखे जा रहे हैं और देशों के लोगों को भी हटा रहे हैं। रवांडा नाम का एक देश है अफ्रीका का, वहाँ पे एक शरणार्थी शिविर बना रहा है ब्रिटेन, वहाँ की सरकार के साथ मिलकर। अब जो लोग ब्रिटेन आएंगे इनको प्लेन में लाद के वहाँ ले जाके फेंक दिया जाएगा रवांडा में, और ब्रिटेन की सरकार रवांडा को पैसा देगी। ऐसी योजना अभी तक चल रही थी, अभी थमी हुई है शायद ये योजना वहाँ पे, लेकिन चल रही थी, बड़ी बहस हो रही थी इसको लेकर। तो सोचिएगा, आज दुनिया में तनातनी बहुत है। आप इस तनातनी के बीच अपने देश का अधिक बड़ा हित कैसे कर सकते हैं, आपको तय करना है। मैं भारत सरकार के हिस्से के कोई फैसले लेना नहीं चाहता, वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। लेकिन मैं जनता के बीच एक बातचीत के लिए एक तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। सोचिएगा इस बारे में। आपको लगता है कि मैंने कोई महत्वपूर्ण बात आपके बीच की है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी में लिखिएगा कि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। मेरी बात पे कहना जरूरी नहीं है, इस मुद्दे पर जो दुनिया भर में बिखरा हुआ है। और भारत के जो लोग कानूनी गैर कानूनी तरीके से दुनिया के दूसरे देशों में हैं, वहाँ से जो पैसा वो अपने घर भेजते हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितनी मदद मिलती है, ये भी थोड़ा सोचिएगा।
फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। मैं सड़क किनारे कई लोगों को देखता हूँ, बैठ जाते हैं, उकड़ू ऐसा गुड़ाखू रगड़ते रहते हैं, उसमें भी तंबाकू रहता है। तंबाकू किसी भी शक्ल में आपको कैंसर की तरफ धकेलता है। कभी तेजी से धकेल देता है, कभी धीरे धीरे धकेल देता है। लेकिन आप एक बात जानिए, अगर आप तंबाकू के नशे पे सवार हैं तो वो कुल मिला के आपको कैंसर की तरफ ही ले जाएगा। और तंबाकू से होने वाले कैंसर में बहुत बुरी मौत होती है। मैं कहता हूँ कई लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर अगली सिगरेट सुलगा लेते हैं तनाव से मुक्त होने के लिए। पूरा गाल जबड़ा सब काट के निकाल देते हैं, आपके पिछवाड़े से चमड़ी गोश्त निकाल के नकली गाल बनाते हैं, पैर की हड्डी निकाल के नकली जबड़ा बनाते हैं। उसके बावजूद आपके इस हिस्से को ऐसा एक इलास्टिक बैंड से ऐसा बांध के रखा जाता है, उसको हटाएंगे तो नीचे गिर जाएगा आपका ये चेहरा, ठुड्डी सब। बहुत ख़राब नौबत रहती है। कुछ खा पी नहीं सकते, एक चम्मच से कोई पेस्ट जैसा बना के भीतर डालना पड़ता है, उसको निगलना पड़ता है। आप बोलते हैं, आपकी आवाज़ लोगों को समझ में नहीं आएगी, अगर बोल सकेंगे तो। इतनी ख़राब मौत मत मरिए। तंबाकू इतना अच्छा नशा नहीं है कि उसका सुख पाने के लिए अपने पूरे परिवार को कैंसर की तकलीफ़ में डाल दिया जाए। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग तंबाकू का नशा करते हैं या किसी भी अलग तरह का भी, उनकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर उसका नशेड़ी बनने का खतरा ज़्यादा रहता है। आप समझे मेरी बात को? नहीं समझे तो फिर बतला देता हूँ। अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू के शौकीन हैं तो इस बात का खतरा बहुत बड़ा है कि आपकी अगली पीढ़ियां जो हैं वो भी आपके देखा देखी उस नशे की आदी हो जाएं। तो आप केवल विरासत में ज़मीन जायदाद, बैंक का एफडी, सोना चांदी ये छोड़ के नहीं जाएंगे, उनके लिए आप कैंसर भी छोड़ के जाएंगे। क्या सचमुच आप चाहते हैं ऐसा? फिर मिलेंगे।